आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसके बारे में हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर में है क्या क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं आज। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि हम ना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब हम डायरेक्ट तो नहीं अपने आप को रूल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं ना, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और उसी के थ्रू क्या करते हैं ना, रूल करने के लिए, मतलब लोग ही लोगों को चुनते हैं लोगों पर रूल करने के लिए। तो ये जो है ना, वो डायरेक्टली तो होता नहीं है, वो होता है इलेक्शन के थ्रू। तो आज हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो देखेंगे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है। हम ये भी समझेंगे कि इलेक्शंस नेसेसरी हैं या फिर क्यों ही ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और हम ये समझेंगे कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन कैसे, जो ये इलेक्टोरल कंपटीशन होता है दो पार्टीज़ के बीच में, वो कैसे हमें हमारे लिए हमारी सेवा प्रदान करता है। ठीक है, ये दो इलेक्टोरल कंपटीशन है दो पार्टीज़ के बीच में, पार्टी 1 और पार्टी 2 के बीच में। इनफैक्ट इंडिया में तो मल्टी पार्टीज़ हैं, तीसरी पार्टी हो गई। इनके बीच में जो कंपटीशन है वो लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है। और इस आइडिया में ना हम ये फॉर्म करेंगे कि कैसे एक इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शन जो है ना, वो इसी यार्डस्टिक में पढ़ेंगे, मतलब इसी लाइन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि ईच स्टेज ऑफ इलेक्शंस होने के जितने भी स्टेजेस होते हैं सबको हम क्या करेंगे, thoroughly पढ़ेंगे। फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, कैसे हम बाउंड्रीज कोई बना लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एरियाज वगैरह हैं, अभी हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं और कैसे जो है ना इलेक्शंस के रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। जितने भी स्टेजेस हैं जो हो सकते हैं या जो होते हैं, किसमें किसमें होने चाहिए या फिर होते हैं कहाँ पे इलेक्शंस में, सब पढ़ेंगे। और हम इस एंड में जब जाएंगे ना, इस चैप्टर के एंड में, तो हमको ये असेसमेंट हो पाएगा, ये समझ पाएंगे कि इलेक्शंस जो है ना वो इंडिया में फ्री या फेयर होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सारी हमें प्रोसेस पता चल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम जज कर पाएंगे कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं। और यहाँ पे हम ये भी एग्जामिन कर पाएंगे कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है इंडिया के इलेक्शंस में, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाता है बेचारा या नहीं। तो इसी के साथ हम जो है ना अपना चैप्टर का पहला वाला टॉपिक है जो वाई इलेक्शंस है उसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक असेंबली इलेक्शन हरियाणा का केस है, जिसमें लगभग आधी रात का टाइम होता है और एक्सपेक्टेंट क्राउड जो होती है, भीड़ होती है ना, पिछले 5 घंटों से किसी एक चौक में क्या कर रही होती है, अपने लीडर के लिए, अपने नेता के लिए इंतज़ार कर रही होती है कि वो आएगा। और ये इसमें ना जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो ये कैंपेन बनाते हैं, वो बार बार भीड़ को अश्योर कर रहे होते हैं, कि संतावना दे रहे होते हैं कि क्राउड जल्दी ही क्या होता है, किसी भी समय ये आ सकते हैं हमारे फेवरेट लीडर। लेकिन ये जो क्राउड है ना, वो हर पासिंग व्हीकल, जितने भी व्हीकल्स आते हैं उस पर खड़ी हो जाती कि अब लीडर आ गए हैं। उम्मीद जग जाती। लेकिन लीडर कौन थे भाई, इतने पॉपुलर लीडर कौन थे? ये थे मिस्टर देवीलाल। ये कहाँ के लीडर थे? तो ये हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे, जो कि क्या है ना, करनाल में थर्सडे नाइट को कुछ स्पीच वगैरह अपना इलेक्शन कैंपेन को देखने वाले थे। ये 76 ईयर ओल्ड के थे और बहुत ही व्यस्त इंसान थे। इनका दिन ना सुबह कितने बजे से स्टार्ट होता था? 8 बजे से स्टार्ट होता था और कब ख़त्म होता था? तो वो 11 बजे रात को जाके ख़त्म होता था। He had already addressed the 9 elections meeting since morning। लगभग 9 मीटिंग्स को ये सुबह से हेल्ड कर चुके थे, ऑर्गेनाइज करवा चुके थे। Been constantly addressing people meeting for the past 23 months and preparing for elections। तो ये 23 महीने से क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या है, स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा में 1987 का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था उसकी एक न्यूज़ रिपोर्ट है। और यहाँ पे ना तब तक जो है वो 1982 से कौन रूल कर रहा था? तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। और अभी आते हैं चौधरी देवीलाल, ये एक अपोजिशन लीडर है। एक्चुअल में 2 पार्टी हैं, एक पार्टी जो विनर होती है, एक पार्टी लूज़ कर जाती है। तो ये जो पहली वाली पार्टी होती है तो पावर में आ जाती है, जो जीतती है, और दूसरी वाली पार्टी ना जो सेकंड रनर अप होती है वो अपोजिशन में चली जाती है, मतलब विपक्ष में चली जाती है। तो इस टाइम के विपक्ष के नेता थे। तो इन्होंने एक युद्ध शुरू किया, मतलब युद्ध नॉट इन द सेंस कि तलवार वगैरह उठा ली, लेकिन एक नाम दिया जो अपना स्ट्रगल या मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, उसको नाम दिया न्याय युद्ध। कि अब किसके लिए लड़ेंगे? जस्टिस के लिए लड़ेंगे। और एक नई पार्टी इन्होंने फॉर्म कर दी जिसका नाम रखा लोकदल। ठीक, लोकदल पार्टी रखी। कांग्रेस के लिए अगेंस्ट इलेक्शंस लड़े और जितने भी अगेंस्ट में थे ना,
पार्टीज थी कांग्रेस के अगेंस्ट में, सबके साथ ही जुड़ गए। देवीलाल सेड इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शंस, अगर देवीलाल ने कहा अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो क्या करेंगे वो, तो ये सारे के सारे जो लोन है ना वो सारे के सारे माफ़ कर देंगे। स्मॉल बिजनेसमैन और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके ऊपर का सारा लोन माफ़ कर देंगे। ये फर्स्ट एक्शन होगा गवर्नमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट बनी तो पहला काम उसका यही होगा। पीपल बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे इस चीज़ से, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट चल रही थी, तो और देवीलाल के प्रॉमिस भी उन्हें आकर्षक लगने लगे, मतलब अच्छे लगे उन्हें। तो जब इलेक्शंस हुए तो हेल्ड हुए तो क्या हुआ ना कि जितने भी वोट थी सबने बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही ओवरवेलमिंग के साथ उन्हें लोक दल को फेवर किया और इसकी जो भी सपोर्टिव पार्टीज थी, और लगभग लोक दल ने ना 76 सीट जीत ली 90 में से स्टेट असेंबली के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। लेकिन लोकदल ने अकेले 60 सीट जीती थी। वहीं ना एक क्लियर मेजॉरिटी कह सकते हो कि जो हमें चाहिए होती जीतने के लिए मेजॉरिटी, वो क्लियर मेजॉरिटी थी, इन्हें किसी और की नीड थी ही नहीं। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, कांग्रेस खाली 5 सीट जीत पाई थी। वंस द इलेक्शंस रिजल्ट्स वेयर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, और जब एक बार क्या हुआ ना अनाउंस हो गया, जैसे ही अनाउंस हुआ रिजल्ट, वैसे ही जो चीफ मिनिस्टर तुरंत के थे उनका नाम क्या था, भजन लाल, इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। और फिर द न्यूली इलेक्टेड एमएलए ऑफ देवीलाल एज दियर लीडर, और फिर नए क्या हुए ना जो थे उनको गवर्नर ने इनवाइट किया कि आओ और अब क्या लो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के शपथ लो, और लगभग 3 दिन के बाद जैसे हुए तो वो चीफ मिनिस्टर बन गया। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया कि जितने भी लोन्स हैं ना वो स्मॉल फार्मर्स को वो क्या कर दी जाए, माफ़ कर दी जाए एग्रीकल्चरल लेबर्स पे, और या फिर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर। अब इनकी जो पार्टी है ना वो 4 साल तक रूल करती है, और जैसे ही ये होती है क्या करती है 1991 में 4 साल के बाद ये वापस से हार जाती है, और अब पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे कि क्या होती है अगली बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो आपने देखा कि इलेक्शंस की नीड क्यों होती है, पहली बात तो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए, है ना, कि रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कौन रहेंगे उनको सिलेक्ट करने के लिए, उसके बाद पावर ट्रांजिशन के लिए। पावर ट्रांजिशन बड़ा रोल प्ले किया कि हम पहले पावर किसी और के हाथ पे देख रहे थे, फिर दूसरी बार हमने इलेक्शन किया तो फिर पावर किसी और के बारे में गई, और फिर तीसरी बार जब इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर पावर किसी और के हाथ में जा रही है। तो पावर ट्रांसफर और अपने इलेक्शन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनको इलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो है ये इलेक्शंस करवाते हैं। तो वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, इलेक्शंस ना हमेशा रेगुलर बेसिस पे होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। सबसे पहली बात क्या होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं अगर डेमोक्रेसी है तो। और लगभग 100 कंट्री हैं जिसमें इलेक्शन ना कब होते हैं, वहाँ पर पीपल को रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का मौका दिया जाता है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि मैनी कंट्रीज़ आर नॉट डेमोक्रेटिक। भाई बहुत सारी जगहों पर क्या होता है ना, इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वहाँ पे वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, तो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, तो हम ना पहले अगर हमको जानना है कि इलेक्शन क्यों चाहिए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन नहीं होते तो क्या होता। तो पॉसिबल ही नहीं होता कि जो पीपल है ना 140 करोड़ के लोग हैं वो एक साथ बैठ के अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर ले। लेकिन जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा तो ये लार्ज कम्युनिटी के लिए, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के लिए तो ठीक है वो आपस में बैठ लेते हैं, लेकिन बड़ी कम्युनिटीज़ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो इनके पास टाइम एंड नॉलेज नहीं होता था कि ये सारे डिसीजंस पर मैटर पे क्या कर सकें, डिसीजन बना सकें। तो बहुत सारी डेमोक्रेसीज में ना ये पीपल जो होते हैं वो किसके थ्रू रूल किए जाते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन, तो क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकें, सेलेक्ट कर सकें इलेक्शंस में। तो हम पहले एक प्लेस डिसाइड करते हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना वो उनके बेसिस, एज के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिए जाएं, या फिर एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या है ना कि उनकी एजुकेशन और नॉलेज के दम पे उन्हें लिया जाए। तो ऐसे में ना हम डिसाइड करने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल है
तो ये सारी चीज़ें मतलब कौन सबसे ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस्ड है, कौन सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, अगर इसके बेसिस पे चूज़ करेंगे तो। बट अगर हमें बात करनी है, लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज, लेकिन पीपल इस सबको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस, तो जहाँ पे ऐसे खुद ही कर सकते हैं लोग, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं रिक्वायर्ड होते हैं। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, तो क्या हम इस प्लेस को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, हमें कैसे पता चलेगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी को भी हमने रिप्रेजेंटेटिव बना तो दिया, लेकिन क्या वो हमारे लिए फिट है, परफेक्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे हम ये बात इंश्योर करेंगे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, वो हमारे इच्छा के हिसाब से हैं? कैसे पीपल ये शो करेंगे कि हम जो है ना वो डू नॉट रिमेन दियर रिप्रेजेंटेटिव्स? कौन से लोग उनकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहने चाहिए? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम। तो इसके थ्रू ना क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल्स में क्या किया जाता है ना, एक चुनाव करवाया जाता है, इफ दे विश टू डू सो, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो। और यही मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म को ही कॉल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. तो इसीलिए इलेक्शंस जो है ना कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम आज के टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव की। तो जैसे कि इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, तो इलेक्शंस के पास वोटर्स में बहुत चॉइसेस रहती हैं। तो ये हम चूज़ करेंगे कि कौन सेलेक्ट करेंगे, कौन हमारे लिए नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, कौन हमारे लिए क्या करेगा, मेजर डिसीजन लेगा, सबसे बड़े बड़े जो डिसीजन है हमारे लिए वो कौन लेगा, और जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे लॉ बनाएंगी। ठीक है, कौन सी पार्टी जो है वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएगी और हमारी गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए क्या करेगी, गाइड करेगी। व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, तो अब बताओ भाई कि इलेक्शंस को क्या चीज़ डेमोक्रेटिक बनाता है? इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, तो इलेक्शंस बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना वो अगर इलेक्शन करवाती हैं, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ना वो कुछ अलग टाइप की इलेक्शंस करवाती हैं। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है और कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा अदर दूसरे टाइप का डेमोक्रेटिक है? तो हम पहले ही चैप्टर 1 में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो है ना बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कंट्रीज़ के बारे में। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं चैनल नीचे एक लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चैप्टर 1 पढ़िएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से पता चलेगा आपको। बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लेकिन हम उन सबको ना इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। तो let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum condition of a democratic election। तो उन सबको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और बताते हैं कि एक मिनिमम क्या होती कंडीशन होनी चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए। तो पहली बात तो सबके पास क्या होना चाहिए ना, एवरी वन शुड हैव वन वोट वन एंड एवरी वोट वन हैव वन इक्वल वैल्यू, मतलब वन पर्सन के पास वन वोट होनी चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड क्या था कि देयर शुड बी समथिंग चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करो ना, एक ही चीज़, एक ही पार्टी को खड़ा कर दो और बोलो कि अब इसको चूज करो और इसमें इलेक्शन करके इसको जिता दो, तो ये क्या है, गलत है। जैसे हमने वन पार्टी सिस्टम देखा था चाइना का, ठीक है, तो ये भी गलत था। तो हमें क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर चीज़ें, मतलब कंपटीशन नहीं चाहिए, ढेर सारी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हो और फिर हम उसी में सेलेक्ट करने के लिए दें। तीसरा क्या था कि द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और ऐसा नहीं है कि आज हमने इलेक्शन करवाए फिर हम कल इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं, हर इंसान को अपॉर्चुनिटी देनी है, मौका देना है। तो हमें जो रेगुलर इंटरवल्स पे क्या करवाने हैं, इलेक्शंस करवाने हैं। चौथा क्या था, कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिसको भी जनता चुनेगी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको ही क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। जिसको जनता चुनेगी वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, और फ्री एंड फेयर तरीके से, किसी के ऊपर कोई प्रेशर वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पे PRI पार्टी वगैरह थी, हमने देखा कि ज़बरदस्ती का क्या किया गया था, उन लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया था
कि आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को कैसे वोट करोगे। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सिंपल लग सकती हैं और बहुत इजी कंडीशंस हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ना जहाँ पे इनको भी नहीं पूरा किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में, और हम इसे क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं। इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, क्या हमारे पास पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है। तो हाँ, सारे के सारे पॉलिटिकली कंपटीशन के बारे में तो होते हैं, इलेक्शंस जितने भी होते हैं। यहाँ कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ दिस फॉर्म क्या है हम देखेंगे तो कंपटीशन अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसके बीच में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है ना, तो एक बाउंड्री हम क्रिएट कर लेते हैं किसके हिसाब से, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से हम बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। इतनी पॉपुलेशन पे हम ये बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे किस तरीके का कंपटीशन हमको देखने को मिलता है कि इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बी बिकम पॉइंटलेस। अगर कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रहेगी तो इलेक्शन करवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्लियरली एंड इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। लेकिन इसके बहुत सारे ना नुकसान भी हैं, जैसे कि ये ना डिसयूनिटी करती है। डिसयूनिटी मतलब पहले अगर एक ही पार्टी होती तो भाई सभी की विचारधारा के होते, लेकिन जैसे ही पार्टीज अलग हुई वैसे ही बहुत सारी क्या हो गई, डिसयूनिटी भी हो गई। मतलब बहुत सारी विचारधारा में लोग विभाजित हो गए। दैट इज कॉल्ड फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म क्या होता है ना, गुटवाद होता है। मतलब ढेर सारे गुट्स में क्या हो गए, ये लोग डिवाइड हो गए। हाँ, गुट में क्या हो गया ना, ये लोग डिवाइड हो गया। दैट इज कॉल्ड फैक्शनलिज्म। इन एवरी लोकेलिटी यू वुड हैव heard ऑफ द पीपल कंप्लेनिंग पार्टी पॉलिसीज। और लोगों को आपने सुना भी होगा कि कैसे जो पार्टी नियम कानून बनाती है उसको कैसे ये लोग कंप्लेंट्स के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। आपकी लोकेलिटी में जब भी आप चाय की टपरी पे बैठते हो, चाय वाय पीते हो, तो वहाँ पे देखते होगे कि दो दादाजी लोग हैं बड़े गुस्से से दूसरी पार्टी के बारे में बुराई कर रहे होते हैं, फिर कोई फेवर में भी मिल जाता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लीव एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। और जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रहे होते हो ना, दूसरे पे क्या कर रहे होते हो, एलिगेशंस लगा रहे होते हो, इल्जाम लगा रहे होते हो कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और कई बार जो पार्टीज है ना, वो उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनको कैंडिडेट्स कहते हैं। तो ये कुछ गंदी सी ट्रिक्स भी अपनाते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated। तो इससे ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। मतलब मान लो चलो एक इलेक्शन जीत भी गया, जरूरी तो नहीं ना कि हर बार आप जीतोगे। Some good people who may wish so कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरीना। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो इसमें जाना ही नहीं चाहते, इस एरिया में जाना ही चाहते, इस एरिना में। एरिना क्या होता है, जहाँ पे दो कुश्तियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, अरीना बोलते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। उन्हें लगता है कि भाई जिसके पास पावर है, पैसा है, वही जीतेगा, तो हमें क्यों जाना है ऐसे कॉम्पिटिशन में। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन सारी प्रॉब्लम से अवेयर थी, जानती थी ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इन्होंने फ्री कंपटीशन अपनाया और इन्होंने ना फ्यूचर लीडर्स को सेलेक्ट करने का राइट दिया। तो इन्होंने क्या किया कि लॉन्ग रन बनाया। ठीक है, लॉन्ग रन कैसे बनाया, पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम। तो इनको मोटिवेट किया गया कि अगर भाई आपके अंदर उनको सर्व करने की, सेवा करने की इच्छा है, तभी आप पॉलिटिक्स में आओ। और ये पॉलिटिकल कंपटीशन ना इतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ आइडियल वर्ड है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। लेकिन ये ऐसा है कि बनाया इसीलिए गया था कि आप भाई इसीलिए आओ चुनाव में कि आप एक पीपल को क्या करो, सेवा दे सको। लेकिन ऐसा ये रियल लाइफ में हुआ नहीं। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना पूरे वर्ल्ड में, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो मोटिवेटेड हैं कि हम क्या करेंगे ना, पॉलिटिकल कैरियर बनाएंगे, दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर। तो ये चाहते हैं कि हम क्या करें, बस पावर में रहें। सर्वर करना क्या बाढ़ में, हमें क्या रहना, पावर में रहना है, या फिर हमें इतनी पावर मिल जाए, हम पोजीशन में आ जाए, बस यही इन लोगों का क्या होता है। और ये ना सर्व करना चाहते हैं पीपल को, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सेंस रहता है, जो इनका सेंस है वो इनकी ड्यूटी पे डिपेंड करता है पूरी की पूरी तरीके से।
तो बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, जब वो पीपल को सर्व करना चाहते हैं ना, दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि ज़रूरत क्या है ये सब करने की। सो दियर आइडियाज़ में नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट, तो जब भी वो करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता लोग चाहते क्या हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना रियल लाइफ में इनसे जो है वो, हाँ, रियल लाइफ में सिचुएशंस जो हैं वन वेज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो कैसे हम इस रियल लाइफ में ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मतलब पीपल जो है ना वो आए तो इसलिए थे, सर पर्पस तो ये था कि लोगों को सर्व करने के लिए आए, लेकिन सर्व करने की जगह पीपल को लालच ज़्यादा पड़ गई और वो अब पावर चाहते हैं। तो कैसे इनको सही किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, नॉलेज जो इनका ज्ञान है वो सही किया जाए कि भाई जो तुम पॉलिटिकल कैरियर को समझ रहे हो वो एक्चुअल में है नहीं, कैसे उनका कैरेक्टर ठीक किया जाए, है ना, और पॉलिटिकल लीडर्स का। The other and more realistic ways to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people। तो एक ऐसा सिस्टम सेटअप करना चाहिए जहाँ पे ना जो जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको सर्विंग के लिए यानी कुछ रिवॉर्ड वगैरह दिया जाए, इनाम वगैरह दिया जाए कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या इसको इनाम मिलना चाहिए या फिर इसको सज़ा मिलनी चाहिए? तो ये सिंपल आंसर है इस चीज़ का कि पीपल, भाई लोगों की बात हो रही है, डेमोक्रेसी है तो लोग ही डिसाइड करेंगे कि अच्छा काम करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, गलत काम मिलोगे तो पनिशमेंट मिल जाएगा। तो इलेक्टोरल कंपटीशन शुरू कर दिया। अब रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, लगभग जितनी ये इंसेंटिव मिलता है भाई 5 साल तक तुम जो करना है वो कर लो। दे नो व्हाट इफ दे रेज इशूज दे पीपल वांट टू बी रेज्ड। तो इनको पता है कि अगर ये रेस इशूज़ को नहीं सॉल्व करेंगे तो इनकी जो पॉपुलैरिटी की चांस है और जो जीतने की चांस है वो क्या हो जाएगी, अगर ये उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको रेस करते हैं तो उनकी चांस क्या हो जाएंगी, जीतने की बढ़ जाएंगी अगले इलेक्शन में। लेकिन अगर ये सब सेटिस्फाई नहीं करवा पाते हैं वोटर्स को तो फिर ये क्या कर पाएंगे, दोबारा जीत ही नहीं पाएंगे, दोबारा ये पावर में नहीं आ पाएंगे। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना जो है वो मोटिवेटेड है, ठीक है, only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good services to the customer. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो मोटिवेटेड है, मतलब वो इसलिए भी अच्छे काम करती है क्योंकि वो पावर में बने रहना चाहती है और ये फिर इसकी मजबूरी हो जाती है, मजबूरी में ये क्या करती है, लोगों को सर्व करती है यानी उनकी सेवा करती है। तो ये ऐसे ही है लगभग जैसे मार्केट में वर्क करो तो वैसा होता है कि अगर एक शॉपकीपर है ना तो वो अपने सिर्फ प्रॉफिट में ही क्या करता है ना, भलाई देखता है अपनी कि हाँ मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अब इसको क्या करना है कि अच्छी चीज़ें देनी है, दुकान जो कस्टमर्स आते हैं उनको अच्छी चीज़ें देनी है ताकि क्या हो, लोग उनके पास आएँ और उनसे चीज़ें खरीदें, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। तो इस चक्कर में वो गलती से ही सही यानी मजबूरी में ही सही अच्छा काम कर देते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे वो शॉपकीपर्स हों। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स जो हैं वो अदर शॉप पे जाते हैं, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो डिवीज़न कॉज करता है एंड सम अगलीनेस बट इफ फाइनली हैज़ टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे पॉलिटिकल कंपटीशन है इसमें कुछ डिवीज़न्स हो सकते हैं लेकिन कुछ बदसूरती हो सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना फाइनली मजबूर कर देते हैं कि वो क्या करें, लोग को सर्व करें। देखो यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है जिसमें लिखा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणा है, वायदे हैं। ये है जो नेता है वो कह रहा है, तो ये है ये उल्टा सर के बल खड़ा है, कह रहा है मेरे पास वोट है और एक्चुअल में ना इसको चाहिए कैसे, वोट ही चाहिए, कह रहा है मुझे वोट दो। और यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि पहले ये ढेर सारे प्रोमिसेस करते हैं और जो वोटर्स होते हैं ना वो कुत्ते की तरह क्या करते हैं, ये प्रोमिसेस फेंकते हैं और ये कुत्ते की तरह क्या होते हैं, उनके पीछे भाग रहे होते हैं। ये तो सही है, मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई दिखा देते हैं ये लोग। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारे सिस्टम क्या है इलेक्शंस की। तो हम कह सकते हैं कि क्या हमारे जो इलेक्शन हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। तो इसकी बात अगर की जाए ना तो जितने भी इंडियाज़ होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, विधानसभा के इलेक्शंस हो गए, तो ये 5 सालों के बीच में होते हैं, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे 5 साल वो विधानसभा का। और लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में होता है, वहीं विधानसभा का जो इलेक्शन होता है ना वो हमारे स्टेट्स में होता है।
और लोकसभा के इलेक्शन से हम प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, वही स्टेट इलेक्शंस को क्या होते हैं, हम चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। तो लगभग 5 साल में जो इलेक्टेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस से क्या होता है, सेम टाइम पर चुनाव होता है, या तो सेम डे में होता है या फिर कुछ दिनों में होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, और इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी ये इलेक्शंस है ना, वो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मान लो किसी कारण से जो वहाँ का एमएलए है या एमपी है वो गायब हो गया, उसकी डेथ हो गई है ना, या उसने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो यहाँ पे कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वैकेंट होती हैं, तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए चुनाव होते हैं खाली। और इस इलेक्शंस को जो कभी कभी कुछ ही होते हैं ना, उन्हें क्या होता है, बाय इलेक्शंस बोलते हैं, किसी अदर कारण उनसे दोबारा चुनाव हो रहा है वहाँ पे। तो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस, और लेकिन हम इसमें क्या करेंगे ना, जनरल इलेक्शंस की बात करेंगे। तो पहले हमारी बात कर लेते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती क्या है। तो हमने देखा कि वहाँ पे 19 MLAs मिले थे, कहाँ पे, हरियाणा में। एंड ये कैसे हुआ कि 90s ही आए, तो डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs, क्या जितने भी लोग थे हरियाणा में उन्होंने सबने मिलकर 90 MLAs को चुना था? तो नहीं, ऐसा इस क्वेश्चन में है कि इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम एक एरिया पे बेस्ड होते हैं और इसी एरिया को सेलेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज ऑफ पर्पजेज फॉर इलेक्शन, तो कंट्रीज को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, किसके पर्पज से, इलेक्शन के पर्पज से, ठीक है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जो इलेक्शन के पर्पज से छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं। तो वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी इस एरिया में रहते हैं, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से हमें चुनना है अपना एक नेता, तो भाई अगर तुम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हो ना, तो तुम यहीं से इसी नेता को, मतलब इसी में जो ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसी एरिया के लोगों को चुनोगे तुम, और दूसरे एरिया को नहीं चुन पाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मैटर करती है। और जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो ये लगभग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है, ये डिवाइड है। और ये रिप्रेजेंटेटिव ना जितने भी आते हैं उनको हम कहते क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी बोलते हैं, ठीक है। और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन दैट एवरीवन शुड, बताया था भाई, एक पर्सन एक वैल्यू एक वोट, ऐसे ही कुछ था। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर्ड करती है, शुड हैव अ रफली इक्वल टू पॉपुलेशन लिविंग इन दिन इट। तो लगभग एक, भाई अब पता तो कर नहीं सकते कि कौन सा छोटा है या फिर कौन सा बड़ा है, कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ से कम है, तो हम ना कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी कम कर देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग कम है ज़्यादा है तो कम कर देते हैं, और अगर लोग कम है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी सी एरिया क्या करते हैं, उसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करते हैं। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली, तो पहले तो भाई 543 नंबर पूरे इंडिया में डिवाइड कर दिया गया। वहीं अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो इनको भी कुछ जगहों में क्या किया गया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLAs इलेक्ट करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। Each parliamentary constituency has within it several assemblies constituency. The same principle applies for पंचायत। इस तरीके से पंचायत में किया जाता है, या फिर म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती हैं। तो या तो उनको वार्ड्स में डिवाइड कर लिया जाता है या विलेजेस में डिवाइड कर लिया जाता है। और इस तरीके से क्या है ना, जो अर्बन है मतलब जो शहरी वाली हैं उनको तो हम किस में डिवाइड करते हैं, वार्ड्स में डिवाइड करते हैं, और जो ग्रामीण वाली हैं उनको विलेजेस में डिवाइड कर देते हैं, गाँव में डिवाइड कर देते हैं। तो यही इनको क्या है ना, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम लोग ऐसे सीट जानते हैं, कितनी सीट है यहाँ पे, जैसे 543 है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इन्हीं को हम जानेंगे कि इस पे एक लोग आएंगे बैठने के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसी को क्या कहेंगे हम, सीट्स कहते हैं। तो हम जब लोक दल कहेंगे ना कि 60 सीट हैं, तो मतलब हमें ये कहना है कि जितने भी 60 कैंडिडेट्स हैं वो अब कहाँ बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बैठेंगे, इलेक्ट होकर आए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। और अब जितने भी 60 MLAs हैं ना वो कहाँ बैठेंगे, स्टेट असेंबली में बैठेंगे, किसके, लोक दल पार्टी के ही होंगे सब। अब ऐसे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बना हुआ है तुम लोगों का कि कैसे गुलबर्ग लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पे ये इतना बड़ा सा है, स्टेट है,
और क्या किया गया है ना इसी में, जैसे गुलबर्ग कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट इन कलाबुरागी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो यहाँ पे देखो ये कर्नाटक पूरी वो स्टेट है और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम गुलाबर्ग रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बहुत सारी, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट्स नहीं होती बेसिकली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे ये गुलबर्गा क्या है कि दिखा जा रहा है कि ये एरिया जो है ना काफ़ी अलग सा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये गुलबर्ग जो है ना यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे एक सिंपल सी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यही देखो गुलबर्ग ये अलग है, सी अलग है, गुलबर्ग उत्तर है, गुलबर्ग दक्षिण है। तो मतलब सारी चीज़ें क्या है बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। तो लोकसभा में ज़रूरी नहीं कि जैसे लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी हो उतनी ही बड़ी स्टेट असेंबली में हो, यानी फिर लोकसभा और विधानसभा की सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अब बात कर लेते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो हमारे ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजन्स को इलेक्ट या रिप्रेजेंट करने के लिए ना क्या किया गया है, प्रोविजंस बनाए गए हैं बहुत सारे कि सारे सिटीजन्स को मिले। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इन्होंने एक इलेक्टोरल कंपटीशन की बात की थी, मतलब फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उस टाइम पे वीकर सेक्शन थे, कुछ कमज़ोर वर्ग थे ना जो स्टैंड अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अच्छे नहीं थे सोसाइटी में, और इन्हें ना बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता लोकसभा इलेक्शन वगैरह कभी ज़िंदगी में जीतने का, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इन्हें क्योंकि इनके पास ना रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल थे, प्रॉपर शिक्षा नहीं थी, और ना ही इतने अच्छे कॉन्टेक्ट थे कि कभी जीत पाते, कंटेस्ट कर पाते इलेक्शन को, या फिर जीत पाते किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट में। तो ये इन्फ्लुएंशियल होते, रिसोर्सफुल होते। तो इन लोगों से बचाने के लिए ना इन्हें क्या किया गया कि इफ़ दैट हैपन्स और पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेंस। और अगर ऐसा होता कि ये लोग नहीं आते तो शायद हमारी जो असेंबलीज हैं वो वंचित रह जाती है ऐसे लोगों से जो कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बोलने वाला कोई रहता ही नहीं, तो सब अपने से मनमानी कानून बना लेते हैं। तो सो द मेकर्स ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं, वो एक स्पेशल सिस्टम सोचने किसका, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक यहाँ पे आता है क्या, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर द वीकर सेक्शंस, किसके लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी होती हैं जो कि अब क्या कर दी गई ना, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई हैं कि वहाँ से अब खाली कौन लड़ेगा चुनाव, तो शेड्यूल्ड कास्ट लड़ेंगे, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लड़ेंगी, या फिर अगर वहाँ से एससी है, एससी रिजर्व सीट है तो खाली एससी के ही लोग वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। एसटी का है तो एसटी के लोग खाली चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी, कहीं भी अगर एसटी का है तो एसटी ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, एससी है तो एससी चुनाव लड़ेंगे। और करेंटली अभी बात करें अभी की, तो लोकसभा में लगभग 84 सीट जो है ना वो एससी के लिए रिजर्व है। खाली 84, मतलब 84-80 तो आने ही है लोकसभा में, बाकी देखा जाएगा, अगर आते हैं तो आ जाएंगे। और बाकी 47 जो है ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। एसटी के लिए 47 सीट हैं। जगह अगर 26 जनवरी 2019 की बात करें तो ये तब तक का डेटा है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, दस रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर एनी अदर सोशल ग्रुप। ठीक, कोई और अदर सोशल ग्रुप उसमें नहीं आएगा। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू द वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। तो यहाँ पे जो सिस्टम है ना रिजर्वेशन का, ये वीकर सेक्शन से लेकर डिस्ट्रिक्ट में और लोकल लेवल तक भी आता है। लोकल लेवल में जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें वो जो है ना 1/3 जो है वो सीट्स किसके लिए रिजर्व होती हैं, तो फीमेल्स के लिए क्या होती है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ के, कॉरपोरेशंस के हो गए, पंचायत के चुनाव हो गए, उसमें 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होती हैं, तो वीमेंस के लिए रिजर्व होती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, कुछ तो क्या है ओबीसीज को लिए भी रिजर्व करके रखती हैं। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स रिजर्व वेराइज टू स्टेट, तो स्टेट के अकॉर्डिंग है कि कहाँ पे कितनी सीट्स किसके लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। और 1/3 जो सीट्स है ना वो बताया ना अभी कि रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में वीमेन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व करके रखी गई हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम क्या कहते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। बात करते हैं वोटर्स लिस्ट की।
तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती है ना, तो अगला स्टेप ये होता है कि कौन कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और ये डिसीजन ना, ये क्या है कि ये लास्ट डे तक पता चल जाता है कि लास्ट डे तक कोई छूटे ना। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल, जो भी एलिजिबल होते हैं वोट्स के लिए कर सकते हैं वोट। तो ये क्या है ना, तो इनको बहुत पहले से तैयार कर लिया जाता है और ये दे दिया जाता है कि भाई तुम वोट कर सकते हो और तुम वोट नहीं कर सकते हो। और इसी ऑफिशियली जो लिस्ट होती है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्टोरल रोल कहते हैं, जो ये लिस्ट आ जाती है और हम कॉमनली मतलब बोलचाल की भाषा में से वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि किसी भी कंडीशन में डेमोक्रेटिक ले आने के लिए, और सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वोट करने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए। तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, इसके सिद्धांत के बारे में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब अगर आप 18 एबव हो तो वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसका मतलब यही है कि सभी लोग वोट कर सकते हैं और सबका क्या होगा ना, इक्वल वैल्यू होगा। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। किसी को भी मना नहीं किया जाएगा वोट देने से अगर कोई अच्छा रीज़न हमारे पास नहीं है तो। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। तो हम सिटीजन्स को अलग तरीके के सिटीजन्स होते हैं, मतलब कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं और कुछ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ये लोग हैं ना, कुछ दयालु हैं और कुछ इतने दयालु हैं भी नहीं। लेकिन सब क्या है ना, हम सबको किस में कैटेगरी में रखते हैं, इंसानों की कैटेगरी में लिखते हैं। और उनकी अपनी ज़रूरत और उनके अपने नज़रिए के हिसाब से वो क्या है, सब इंसान है। तो सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए क्योंकि सब क्या है, इंसान ही है। हमारी कंट्री में जितने भी 18 साल के ऊपर वाले हैं ना, वो वोट कर सकते हैं इलेक्शन में। और सबके पास राइट है वोट करने का। एवरी सिटीजन मतलब हर सिटीजन के पास राइट है वोट करने का, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट। ठीक है, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इसके नाम पे कोई मतभेद नहीं है। अगर तुम ह्यूमन बीइंग हो, 18 एबव हो, तो तुम वोट कर सकते हो। हाँ, कुछ क्रिमिनल्स हैं जो जेल में बंद हैं, ये नहीं कि भाई जो जेल तोड़ के आओ तुम वोट करने के लिए, बोल दो हमारा पॉलिटिकल राइट है। तो क्रिमिनल्स हो गए और कुछ पर्सनस हो गए जो कुछ पागल पागल टाइप के हैं, वो नहीं कर सकते हैं वोट, उनको हटा दिया जाता है। अब देखो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, ये जो है हमारा एक यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश में 25 हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2 ही हैं, असम में 14 हैं। अपने यूपी का देख लेते हैं सबसे पहले। हालांकि आप जिस स्टेट से हो देख लो वहाँ पे कितनी सीट्स हैं। अपने यहाँ तो 80 हैं, ठीक, 80 सीट्स हैं किसकी, विधानसभा की। तो यहाँ पे अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लो अपने 2 स्टेट्स के साथ में। यूनियन टेरिटरीज की भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी रखी। सबसे ज़्यादा जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलती है 7, और फिर जम्मू कश्मीर में 5। बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। तो बहुत ही बी डिनाइड द राइट टू वोट, तो इनको मना किया जा सकता है वोट करने के लिए, लेकिन बहुत ही रेयर सिचुएशंस में, बहुत ही दिक्कत वाली सिचुएशन है तब। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन वोटर्स लिस्ट। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। जैसे ही नया पर्सन वोटिंग एज आता है, मतलब कोई 18 साल का होता है, तो उसे वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और जैसे ही कोई इंसान क्या होता है ना, उस जगह से कॉन्स्टिट्यूएंसी से मूव कर जाता है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला जाता है, या फिर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको डीइलेक्टेड कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कि वहाँ से हटा दिया। अब कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स। और ये जो 5 साल में होता है ना, हर 5 साल में ये काम करते हैं ये लोग। तो ये होता किस लिए है, अप टू डेट रखने के लिए। और लगभग लास्ट 5 सालों में एक नया सिस्टम स्टार्ट होता है जिसे हम कहा गया है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी हम कहते हैं इसे इपिक। इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और जब भी आप जाते हो ना वोट करने के लिए, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, ये वाला कार्ड कैरी करके ले जाना पड़ता है, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। तो कोई ऐसा ना हो कि, ताकि जो है ना फोटो लगी होती है उसमें आपकी, तो आपकी जगह कोई और वोट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी तक ये कंपलसरी नहीं है वोटिंग के लिए। बहुत सारे हम फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके घुस जाते हैं, जैसे कि अगर हमारा नाम है तो हम आधार कार्ड भी लेके चले जाते हैं। जैसे कि राशन कार्ड है, राशन कार्ड दिखा दिया उसमें फ़ोटो लगी है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया उसमें फ़ोटो लगी है। तो भाई अगर आप वोटर हो तो ठीक है, आपका नाम वहाँ लिखा होता है और आप कोई भी आईडी दिखाओगे कि आप यही हो, तो फिर वहाँ पे जा सकते हो वोटिंग करने के लिए। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की बात कर लें,
भाई चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है, लेट्स सी कितना बचा हुआ है अभी। मेरा तो पेशेंस ख़त्म हो रहा, लेकिन कोई नहीं। इलेक्शन कैंपेन है एंड जस्ट समथिंग व्हाट डेमोक्रेसीज, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। So we have how many pages are there? ओके कोई ना, हम लोगों को तो पूरा ही कवर करना है चैप्टर को। लेट्स डोंट लूज द पेशेंस एंड बी विद मी, वी विल स्टडी टिल द लास्ट लाइन। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? गुलबर्ग का एग्जाम्पल हम देख चुके थे, कैसे आ चुका था यहाँ पे, और ये वीवीपैट मशीन्स वगैरह हम लोगों ने नहीं देखी थी। हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे कैसे हम लोग नॉमिनेशन करते हैं कैंडिडेट्स का, नाम कैसे दे डालते हैं उस चीज़ का। तो हम ऐसे डालते हैं कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जितने भी होते हैं, हमारे पास रियल चॉइसेस होती है, और ये तब होता है ना जब हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। दिस इज़ व्हाट अवर सिस्टम प्रोवाइड्स। ये वही होता है कि जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। कोई भी जो कि एक वोटर है वो एक कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन में। बस डिफरेंस इतना है कि जो वोट कर सकता है वो उसकी मिनिमम एज क्या होती है? 18 होती है। लेकिन जैसे कैंडिडेट बनना है उसकी कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। और कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पे, और एक्सट्रीमली केसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं। Who get the party symbol and support party's nomination is often called party ticket। जो पार्टी नॉमिनेट करती है, पार्टी की तरफ से कि हमारा ये कैंडिडेट लड़ेगा, उसको कहते हैं पार्टीज नॉमिनेशन। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit। जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं ना, उनको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ पैसे जमा करने होते हैं। अभी हम बात करें तो एक न्यू सिस्टम डिक्लेरेशन हैव बीन इंस्टीट्यूट डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो उसे और एक नया सिस्टम बना है कि एक डिक्लेरेशन भी उसे देना पड़ता है जो कि सुप्रीम कोर्ट देता है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। सभी को एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जैसे कि सीरियल क्रिमिनल केसेस जितने भी पेंडिंग है कैंडिडेट के अगेंस्ट, मतलब प्रूफ नहीं हुआ है और लेकिन उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगे हुए हैं, बस प्रूफ नहीं हुए, तो उसके बारे में जानकारी देनी होती है। जितनी उनकी संपत्ति होती है उसके बारे में, लाइबिलिटीज़, उनके ऊपर लोन कितना है उसके बारे में, या उसकी फैमिली के ऊपर कितना है, तो ये सारी चीज़ डिटेल्स भी उसको देनी पड़ती है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बतानी पड़ती है कैंडिडेट को, और इसको पब्लिक को बताया जाता है ताकि जो अपॉर्चुनिटी है ना वोटर्स को मिली है वो अपना बेस्ट डिसीजन बना सकें। जितनी भी प्रोवाइड की जाती कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती कैंडिडेट्स की। तो देयर इज़ नो एजुकेशनल qualification for holding such an important position when some kind and educational qualification is needed for other job in the country। तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए होती है अगर आप एक नेता बनना चाहते हो तो दूसरी जॉब के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, बस थोड़े कर्म अच्छे होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है इस टाइप की जॉब के लिए। बस इंडियन जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है। इट इज़ नॉट अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री बट द एबिलिटी टू क्रिकेट वेल। तो यहाँ पे आपको देखना ये नहीं कि आप कैसा पढ़े लिखे हो, यहाँ पे आप देखते हो कितना अच्छा क्रिकेट खेले हुए हो, क्रिकेट खेलते हो। तो वही तरीके से हमें MLA और MP है, तो हमें ये नहीं समझना है कि पीपल को आप उनकी समस्या कैसे सुलझाते हैं, ये नहीं देखना आप कितने पढ़े लिखे हो। प्रॉब्लम्स एंड टू प्रेजेंट दियर इंटरेस्ट, कैसे उनका इंटरेस्ट आप जगाते हो, किस चीज़ में है उनका, उसको सर्व करते हो पीपल्स को। तो एग्जामिन बाय द लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स, तो इनको ना कम लगभग लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स जो है ना वो जांच पड़ताल करते हैं, और वो होते हैं उनके वोटर्स जो कि हर 5 साल पर उनको चूज़ करते हैं। तो इससे मतलब नहीं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। अगर रेलिवेंट भी होती ना तो पीपल को ये डिसाइड करना पड़ता कि कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो किसको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। क्योंकि भाई जो चीज़ें हैं ना वो तो ओपन कर दी गई हैं पब्लिक के लिए, तो अभी उनके ऊपर है कि वो कितना इंपॉर्टेंस देते हैं एजुकेशन को। जैसे कि हमारी कंट्री में ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर रीज़न। दूसरी रीज़न भी हो सकता है कि जैसे कि डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्री सिटीजन्स द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो बहुत सारे लोगों को तो कंटेस्ट राइट करने का ही इलेक्शंस नहीं मिलता है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक ग्रेजुएट है, वो BA BCom BSc कर रहा है, तो ये क्या करना चाहिए, कंपल्सरी कर देना चाहिए जैसे कैंडिडेट्स के लिए। तो लगभग 90% सिटीजन्स बिकम इनएलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो लगभग 90% जो सिटीजन्स हैं ना, अगर ये कंपल्सरी कर दिए इस टाइप के कोर्सेज, क्योंकि हमको पता नहीं है ना एग्जैक्टली कि इसमें कौन सा वाला कोर्स जो है वो चाहिए होगा, तो 90% लोग जो पीपल को सर्व करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल रोल हो गया एक तरीके से, कैसे इलेक्टोरल रोल आता है, यहाँ पे नाम लिखा रहता है ऐसे, ठीक। और मेन विलेज टाउन सारी चीज़ें नाम लिखी रहती है, डिटेल्स ऑफ पार्ट एंड पोलिंग एरिया कहाँ कहाँ पे है, पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वोट पड़नी है उसके बारे में, कितने इलेक्टर्स हैं उनके बारे में, कितने नेट इलेक्टर्स हैं, ठीक। तो जैसे 181 तक का दिया है, इसमें 181 मेल 93 है विद फोटो, सबकी फ़ोटो है, 93 के 93 लोग, विदाउट फोटो कोई नहीं है, फीमेल है 88 कोई भी फ़ोटो के बिना नहीं है, टोटल 181 है। 181 लोगों का यहाँ नाम वगैरह सब दिया हुआ है, फोटो गायब है, हालांकि फ़ोटो लगी होती है साइड में। हाउस नंबर क्या है, तो हाउस नंबर 1 जैसे हो गया, तो हाउस नंबर 1 में ही क्या है ना, 2 लोग हैं, ये हैं और ये हैं, तो ये इस तरीके से क्या है, फीमेल है एक मेल है, तो इस तरीके से क्या आ जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड होती है और इस हिसाब से जो है वो नाम दिया जाता है इन लोगों का। होप सो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यू ही करते हैं। इलेक्शन कैंपेन। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives. तो पहला इसका मेन पर्पज़ होता है क्या, इलेक्शन ऐसा जिसमें कि लोगों को चांस मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर, और गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको क्या कर सके, प्रेफर कर सके, उनको चूज़ कर सके, सेलेक्ट कर सके। तो ये नेसेसरी होता है कि एक फ्री और ओपन डिस्कशन हो इन सारी चीज़ों के बारे में, कि कौन रिप्रेजेंटेटिव बढ़िया है, सबके बारे में एकदम फ्री ओपन डिस्कशन होना चाहिए, कि कौन सी पार्टी ना अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी और अच्छी पॉलिसी बनाएगी। इसीलिए ये क्या होता है, यही सब काम जो ये ओपन डिस्कशन होता है ना, कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी या कौन सी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगी, इन सब पर ओपन डिस्कशन होता है, और यही होता है इलेक्शन कैंपेन्स में। तो ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे फ्री डिस्कशन होता है, इलेक्शन कैंपेन्स में ये काम होते हैं। अगर अपनी कंट्री की बात करें तो ऐसे जो कैंपेन्स है ना, ये 2 हफ्ते के पीरियड के लिए लिए जाते हैं। 2 हफ्ते का टाइम होता है, जब से चुनाव क्या होता है ना, जब भी से इलेक्शन क्या होता है, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ जाती है और डेट ऑफ पोलिंग आ जाती है, कि इस डेट ऑफ पोलिंग क्या होती है, जिस दिन चुनाव होना होता है या इलेक्शन होना होता है उस दिन की डेट आ जाती है, और 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है ये सारे काम करने के लिए, और फाइनल लिस्ट आ जाती है कैंडिडेट्स की, कि कौन कैंडिडेट ना कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो ये जब लिस्ट आ जाती है तब 2 हफ्तों के बीच में फ्री या ये इलेक्शन कैंपेन्स हमारे चलते हैं, और इस पीरियड के दौरान वो कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, वो अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं, अपने पॉलिटिकल लीडर्स से एड्रेस करवाते हैं, इलेक्शन जितनी भी मीटिंग्स होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ मोबिलाइज दियर सपोर्टर्स, जितने भी उनके सपोर्टर्स होते हैं उनको लेके आते हैं ये ओपन डिस्कशन करवाने के लिए, कि हमारी जो गवर्नमेंट बनेगी तो वो क्या क्या पॉलिसीज़ ले आएगी। और यही वो समय होता है, यही वो पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न्स ना पूरे के पूरे बस इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज़ ही दिखाते हैं या उनसे रिलेटेड डिबेट्स दिखाते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन है ये 2 हफ्ते तक ही लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, ये इलेक्शन की जो तैयारी होनी है वो महीनों पहले से ही करवाते रहते हैं। ठीक है, बहुत पहले से ही, मतलब हमारा जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं जब से कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट आ जाती है तब से, और कब तक, तो ये आती है तब तक जब तक हमारा ये पोलिंग डेट तक की, तो उसके बीच में ये 2 हफ्ते तक का रहता है टाइम जिसमें इलेक्शन कैंपेन्स चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, जो तैयारी होती है ना वो बहुत ही महीनों पहले से होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज़, कुछ बिग इश्यूज़ पे, बड़े बड़े इश्यूज़ पे ये लोग बात करते हैं। ये अपने पब्लिक को ना एक ऐसा करवाना चाहते हैं कि ताकि वो उनकी जो वोट है ना वो पार्टी बेसिस पे आए। एक पार्टी होती है, जो पार्टी होती है वो कुछ
हाँ, ऐसे इश्यूज़ ले आती है, कुछ बड़े इश्यूज़ पे वो प्लान्स बनाती है कि हम आप अगर हम जीते तो आपके लिए गरीबी हटा देंगे या फिर लड़कियों के लिए सुरक्षा हो जाएगी। ये सारे कुछ बिग इश्यूज़ जो हमारी सोसाइटीज़ में चल रहा है ना, उनको लेके वो प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। और फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, एक्चुअल में जो लोग होते हैं ना, वो पार्टी को वोट प्रेफर करने लगते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस। और हम देखें ना तो कुछ ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को वेरियस इलेक्शंस में स्लोगन्स भी दिए गए थे। जैसे अभी हमारी कुछ पार्टी होती है ना, वो प्रॉमिस कर देती है, तो हमारा मेन फोकस कैंडिडेट पे नहीं होता, बल्कि किस पे होता है, पार्टी पर चला जाता है कि हमें इस कैंडिडेट को नहीं बल्कि इस पार्टी को जिताना है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं ना, फोकस किस पे हमारा चला जाता है, पार्टी पे। जैसे कांग्रेस पार्टी है, ठीक, कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी वहाँ पर थी तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटा दो। लेकिन यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे 1971 के, और इन्होंने ये स्लोगन दे दिया था। तो ये पार्टी ने प्रॉमिस भी किया था लोगों से कि ये क्या करेंगे ना, ऑल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टीज रीओरिएंट, जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही है ना, वापस से उसको किस पे फोकस करेंगे, ये लोग ऐसी पॉलिसीज लाएंगे जिसमें कि पूरी तरीके से ये लोग गरीबी को हटा दें, कंट्री से पूरी गरीबी हमारी क्या हो जाए, मिट जाए। सेफ डेमोक्रेसी का नारा किसने दिया था, तो ये जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था जब जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, लीडर जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने ये स्लोगन दिया था। और ये इलेक्शंस जब 1977 के थे तो उन्होंने सेफ डेमोक्रेसी का दिया था। और पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जितनी भी कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी जब हुआ था तो कुछ इनकी वॉर्स चल रहे थे हमारे, ठीक है, कुछ इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, तो इस टाइप से जो वॉर चले ना, इसके चलते इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। और काफ़ी जो कह सकते हो कि लोगों के राइट्स थे उसमें चले गए, जो व्यवस्था थी, एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। तो इन्होंने ना जनता दल ने ये नारा दिया था कि सेफ डेमोक्रेसी, अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो वोट करिए। और जैसे ही ये हम जीतते हैं तो हम सारे के सारे जितने भी कमिटेड हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी द्वारा जितने भी रूल ले आए गए हैं इमरजेंसी के टाइम पे, हम सबको रिस्टोर कर देंगे, वरना वापस जैसे हमारी व्यवस्था थी वैसे को ही ले आ देंगे और सिविल लिबर्टीज़ हमें मिल जाएगी। अब यहीं पे एक और पार्टी है लेफ्ट फ्रंट, उसने स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। तो जो टिलर है, जो मतलब खेत जोतने वाले हैं, उनके लिए ये नारा दिया था, स्लोगन दिया था कि हाँ। और ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शंस थे, मतलब स्टेट इलेक्शंस थे, वहाँ पे 1977 में किस पार्टी ने दिया था, लेफ्ट फ्रंट ने। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ये कोई तेलुगु, ये स्लोगन है एन.टी. रामा राव ने दिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। ये लीडर कहाँ के हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी के हैं। ये पार्टी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। और ये नारा कब दिया गया या स्लोगन कब दिया गया, स्लोगन, तो ये असेंबली इलेक्शंस 1983 में स्लोगन दिया गया था। अब ये इन डेमोक्रेसी में ना ये बेस्ट तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को फ्री कंडक्ट करवाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन्स करवाने के लिए जिस तरीके से वो चाहते हैं। बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट, लेकिन ये कभी कभी ज़रूरी होता है किस चीज़ को रेगुलेट करना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंपेन्स के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है, ये भी सुनिश्चित करवाना पड़ता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है और उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो एक फेयर एंड इक्वल चांस पाए कॉम्पीट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हम अगर हमारा इलेक्शन जो है लॉ है, जो नियम कानून बने हैं इलेक्शन के, तो कोई भी पार्टी कैंडिडेट ना ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, किसी को रिश्वत नहीं दे सकता है, ना ही धमका के वोटिंग करवा सकता है। मतलब बस आप वोटर्स को क्या करो ना, अपनी बातें बताओ, फ्री एंड फेयर ओपन डिस्कशन करना है। उनको रिश्वत देके कि हाँ पैसे का लालच देके आप क्या करो, वोट खरीद लो उनसे, या उन्हें डरा धमका के क्या करो, उनसे वोट ले लो। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और कास्ट या धर्म या क्या कहते हैं उसके नाम पे, जाति के नाम पे क्या कर लो, आप उनसे
वोट मांग लो। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, जैसे आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ नहीं करोगे, आपको अपने पैसे खर्च करने हैं, पार्टी फंड यूज़ करना है किसके लिए, इलेक्शन के लिए। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। बस आप 25 लाख में क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हो किसमें, अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारे जो पैसे हैं ना वो वेस्ट हो जाते हैं किसमें, इलेक्शंस में। बहुत सारे लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। अब सोचो 543 जो है ना वो सीट है हमारी लोकसभा के लिए, इसमें 25 लाख अगर पर जो कैंडिडेट है वो खर्चा कर देगा तो बहुत सारा हमारा क्या हो जाएगा ना, इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी ये प्रोविज़न है कि अगर आप लोकसभा से लड़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो सिर्फ 25 लाख, और अगर स्टेट असेंबली से लड़ रहे हो तो वहाँ से 10 लाख ही खर्चा कर सकते हो। अगर ये इस तरीके से करते हैं तो, अगर ये नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा ना, इनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो भी है कैंडिडेचर उसको, ये है। और आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, तो इनको इलेक्ट है तो भी इनको हटा दिया जाएगा। इन एडिशन टू द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो इसी को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, न्याय संहिता, आचार संहिता जिसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इसके जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचार संहिता इसे नहीं कहते, मतलब एक कहते हो कि आप चीज़ें कैसे की करवाई जाती, कैसे इलेक्शंस होते हैं। तो इसमें कोई भी जो पार्टी है ना उसमें यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कोई भी वर्शिप का प्लेस है जहाँ पे भगवान या फिर किसी की भी आराधना होती है, हमारे ईष्ट की आराधना होती है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, ये प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते कि वहाँ पे अपना इलेक्शंस को लेकर जाएं, ठीक है, इलेक्शंस की बातें करें उस जगह को लेकर। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, हम कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ नहीं करेंगे उसमें। और कोई भी एयरक्राफ्ट, चाहे वो गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी ऑफिशियल सामान हम इलेक्शंस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, जब एक बार इलेक्शन अनाउंसड हो जाएगा तो ये क्या है ना, किसी स्टोन, कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होगा। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो कोई नया प्रोजेक्ट का स्टोन या फाउंडेशन नहीं पड़ेगा, ठीक है, नींव नहीं रखेंगे ये लोग नए प्रोजेक्ट की, और ना ही कोई बड़ी पॉलिसीज़ बनाएंगे, ना ही कोई प्रोमिसेस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए। सिर्फ जब तक चुनाव नहीं अनाउंस हो रहा है तभी तक जो आप काम कर सकते हो वो कर सकते हो कंट्री के लिए। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, तो ये कैसे पोलिंग होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, और वोटों की काउंटिंग कैसे होती है। तो फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे द वोटर्स कॉस्ट ऑफ पोल, तो जो फाइनल चीज़ें होती है वो होती है वो दिन जब लोग अपने क्या करते हैं ना, वोट देते हैं, पोल करते हैं, दियर वोट। इस दिन ना यूजुअली इसको कहा जाता है इलेक्शन डे, इस दिन को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन डे कहते हैं। और जो भी क्या कहते हैं, जो पर्सन नेम उनका वोटर्स लिस्ट में होता है वो क्या कर सकते हैं, नियर बाई पोलिंग बूथ पे जा सकते हैं जहाँ पे वोट डालनी होती है। ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो ये लोकल स्कूल में होते हैं, जो प्राइमरी के स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये लगाए जाते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है पास का उसमें लगा दिया जाता है। एक बार जो वोटर है ना वो इनसाइड जाता है, बूथ के अंदर अगर चला गया तो इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफायर, जहाँ वहाँ पे इलेक्शन अधिकारी बैठे होते हैं, वो उसको पहचानते हैं कि हाँ भाई यही क्या है ना, ये वोटर लिस्ट में है हमारे या नहीं है। फिर उसकी फिंगर पे ना एक कास्ट कर देते हैं कि हाँ उसने वोट को क्या किया है, दिया है। और इसके बाद एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। और एक क्या है ना, हमारे पास कैंडिडेट का एजेंट बैठा होता है, ठीक है, जो कैंडिडेट है वो बैठा होता है एजेंट की, वहाँ पे क्या है जो वोटिंग है वो कायदे से हो रही है या नहीं हो रही है सही तरीके से, इसलिए ये बैठे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, तो ये देख रहे हो आप वीवीपैट है। वीवीपैट एक मशीन है जिसे कहते हैं वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, इसका इन्होंने ये स्लोगन भी दिया था कि क्योंकि हम जब देख रहे हैं तो ही हम भरोसा कर रहे हैं कि हमने किसको वोट किया है। यू कैन व्यू इट फॉर 7 सेकेंड्स, तो आप क्या करते हो ना, इसको 7 सेकेंड्स के लिए देख सकते हो, ठीक है, जो भी ये रहता है कि आपने किसको वोट दी है।
मशीन अलाउज यू टू सी अ प्रिंटेड स्लिप फॉर 7 सेकेंड, आपको 7 सेकेंड्स तक दिखाई देगी, जिसमें एक सीरियल नंबर पड़ा होगा, नेम होगा, सिंबल होगा कि आपने किसको चूज किया हुआ है। और फिर ये क्या होगा ना कि इट अलाउज यू टू वेरीफाई एंड कंफर्म दैट योर वोट हैज गॉन टू द कैंडिडेट ऑफ योर चॉइस, आपने जिसको चूज किया है उसी को ये क्या गई है, आपकी वोट गई है। वेरीफाई, कंफर्म, सेटिस्फाई, ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई करो, कंफर्म करो और सेटिस्फाई रहो कि हाँ आपने जिसको वोट किया है वही एक्चुअल में आ रहा है। ये किसना है, किसका एक दिया गया है, तो ये दिया गया है किसकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहाँ हम बात करते हैं, आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है इलेक्शन? तो हाँ, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जब भी हम इलेक्शंस, एक चुनाव करवाते हैं तो इलेक्शन इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंस्टेंस की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट 3500 करोड़। एक इलेक्शन में कितना खर्चा होता है, 3500 करोड़ आता है जब लोकसभा का इलेक्शन होता है। कब हुआ था ये, 2014 का जो इलेक्शन हुआ था। और लगभग 40 रुपये जाता है पर पर्सन वोटर्स लिस्ट तैयार करने में, 40 रुपये का खर्चा लगता है। और जितना भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है पार्टीज़ और कैंडिडेट्स, वो तो अलग ही होता है। व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उससे ज़्यादा आता है। अगर हम रफली बात करें कि एक्सपेंडिचर क्या होता है गवर्नमेंट द्वारा पार्टीज़ और कैंडिडेट्स वास, तो लगभग 30,000 करोड़ का खर्चा क्या है ना, वो आ जाता है और 500 रुपये पर वोटर पड़ता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जब भी हम एक इलेक्शन करवाते हैं। इतने में तो हमारा विकास जो है ना भारत का, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाए। लेकिन सम पीपल से इलेक्शंस आर अ बर्डन ऑन आर पीपल, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इलेक्शंस जो है ना वो बर्डन है हमारे ऊपर। हमारी जो बेचारी गरीब सी कंट्री है ना, ये इलेक्शंस होल्ड करवाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है इतने ज़्यादा कि हम फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च करें। जब हर साल 5 साल पे हम इस एक्सपेंडिचर को अगर कंपेयर करें ना कुछ अदर फिगर्स से, जैसे 2005 में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि 6 न्यूक्लियर सबमरीन खरीदी थी फ्रांस से, ठीक है, और इस सबमरीन कॉस्ट 3000 करोड़। भाई हम बहुत सारी, मतलब सोचो 10 सबमरीन खरीद लेते फ्रांस से दोबारा। और दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010, जब हम दिल्ली में क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहे थे, तो हमारी इसकी लगभग 20,000 करोड़ की प्राइस पड़ी थी। ठीक है, मतलब हम एक गेम होस्ट करवा सकते हैं जितने में हम क्या करवा रहे थे यहाँ पर 30,000 करोड़। और इवन इससे हमें फ़ायदा है, सबमरीन से हमें सुरक्षा मिली और 20,000 करोड़ जो हमने किए ना उससे हमें रिटर्न्स में मिला, हमारी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान भी मिली। तो ये, अब आप बताओ कि क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इलेक्शन? तो हाँ भाई, ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्ग का इलेक्शन रिजल्ट आया है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं कैसे है। तो अगर हम एग्जाम्पल पे आए 2014 के गुलबर्ग के इलेक्शन में, तो टोटल 8 कैंडिडेट इन्होंने इलेक्शन किया था यहाँ से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और 8 कैंडिडेट थे। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितने कैंडिडेट्स खड़े थे, 8 कैंडिडेट्स खड़े थे। सोचो भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 25 क्या कहते हैं लाख, हाँ 25 लाख नहीं करते ये लोग, और ज़्यादा खर्चा करते हैं। बट हाँ ठीक है, हम लोग को तो 25 ही मानना है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा सुनने में आया, मतलब ज़्यादा सुनने में नहीं आता कि हाँ इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये सोचो 200 लाख रुपए है, ज़्यादा ही भाई, मतलब कितना ही हो गया, हमारा करोड़ों में चला गया खर्चा। तो ये खर्चा जो है ना इतना कर देते हैं ये लोग। और एलिजिबल वोटर्स कितने हैं यहाँ पर, तो 17.21 लाख यहाँ पे एलिजिबल वोटर थे। वोटर्स के बाद इसमें 9.9 लाख वोटर्स जो है ना, उन्होंने खाली इतने ही लोग, मतलब इतने लोग थे और इतने में से खाली इतने ही लोगों ने क्या किया, वोट किया, बाकी सबका पैसा भी पानी में बह गया। और कैंडिडेट है जो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे थे, यहाँ से कौन थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, और इन्होंने लगभग 5.07 लाख वोट्स मिले इनको। 9.98 लाख में से आधे तो इन्हीं को मिल गए थे, आधे से ज़्यादा मिल गए थे। दिस वॉज 50.82, मैंने क्या ना कहा, आधे से ज़्यादा मिल गए थे। टोट्स ऑफ द टोटल वोट्स जितने पोल किए गए थे वोट, उसमें से इनको आधे मिल गए थे। बट सिंस ही हैड सिक्योर्ड वन मोर वोट्स दैन एनीवन एल्स, ही वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरे भाई, आधी वोट मिल गई तो जीत तो वो वैसे भी गया। तो इसी वजह से उनको बिना ऐसे ही क्या किया गया, किसी और चीज़ के, उन्हें पार्लियामेंट में घोषित कर दिया। गुलबर्ग क्या ये एमपी घोषित हो गया उसी दिन से। डीजी सागर थे, ठीक है, कैंडिडेट कौन कौन था, डीजी सागर थे,
और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, दानी महादेव बी थे, रेवनिका बेलगमाई थी। मतलब ऐसे ही देखो पार्टीज के नाम हैं, जेडी, आईएनसी, बीएसपी, बीजेपी, आप, सूसी, जो भी है भाई, जितनी भी है पार्टी, यहाँ पे वोट्स डाले गए थे, कितनी कितनी वोट्स मिली थी। सबसे ज़्यादा जो वोट्स है वो इन्हीं को मिली थी, लगभग 50%। तो इसके बाद क्या हो गया, ये डिक्लेयर कर दिए गए थे। नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन होता है, दैट इज वी नोन एज द नोटा। ठीक है, पार्टी कौन सी होती है, नोटा होती है, जिसमें भाई 9,888 लोगों ने नन ऑफ द अबव भी कर दिया था, उन्हें कोई नहीं पसंद आ रहे थे। तो ये देख रहे हो ना कि कितने हैं परसेंटेज जिन्होंने अपने वोट किए, कास्ट किए, और क्या एक इलेक्शन जीतने के लिए पर्सन को क्या लगभग आधी से ज़्यादा वोट्स जो है वो कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो नहीं, अगर वो कम भी करते हैं तो चल जाता है, बट आधी वोट्स मिलने के बाद ये होता है ना कि फिर वो क्लियरली विनर है। अगर उससे कम वोट्स मिलती हैं तो उन्हें ये डाउट होता है कि हाँ कोई हो सकता है कि जो अभी और हमसे ज़्यादा वोट्स को ले आ पाए, लेकिन आधे से ज़्यादा अगर वोट्स मिल गए तो वो ईजिली डिक्लेयर्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पे ये बताओ कि वाई आर द पार्टी एजेंट्स प्रेजेंट इन द पोलिंग बूथ एंड द काउंटिंग सेंटर। तो इसलिए ताकि हम देख सके कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत ही अनफेयर तरीके से यहाँ पे काउंटिंग चल रही है या फिर वोटिंग चल रही है, दैट्स वाई ओनली। तो पहले जो वोटर्स थे ना वो क्या करते थे, एक स्टैम्प होता था बैलेट पेपर पे, एक बैलेट पेपर होता था, उसमें नाम वगैरह लिखा होता था। जैसे यहाँ पे देखो, ए बैलेट पेपर इज अ सीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स। जो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनके साथ उनकी पार्टी का नाम लिखा रहता था और उस पर सिम्बल बने होते थे, जो उनकी पार्टी का सिम्बल होता था वो लिखा रहता था, पूरा लिस्ट बनी होती थी उनकी। लेकिन अब हम क्या करते हैं ना, हम वोटिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, दैट इज कॉल्ड ईवीएम। तो ये अब क्या करता है, वोट्स को रिकॉर्ड करता है। ये मशीन क्या करती है ना, नेम को शो करती है कैंडिडेट्स के और पार्टी सिंबल के। अब क्या है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशंस। तो ये क्या किया गया है कि इलेक्शंस के टाइम पे अलॉट किया जाता है इन्हें, और जो वोटर होते हैं ना बस एक बटन दबाते हैं नाम के आगे कैंडिडेट्स के, और उन्हें क्या करते हैं, वोट कर देते हैं। जैसे ही वो क्या कहते हैं, पोलिंग ओवर हो जाती है, ईवीएम्स आर सील्ड। तो ईवीएम को हम लोग क्या कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, सिक्योर प्लेस कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, तो उसको लॉक कर देते हैं, पहले सील कर देते हैं कि उसको कोई नहीं टच करेगा, और फिर एक सिक्योर प्लेस पे ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक फिक्स डेट होती है जिस दिन काउंटिंग होती है, तो सारे ईवीएम्स जो होते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ओपन किए जाते हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना वो क्या होते हैं, वोट सिक्योर बाय ईच कैंडिडेट्स वहाँ पे खुलते हैं, तो पता चल जाता है द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट। तो जितने भी एजेंट्स होते हैं ना, जब काउंटिंग होती है तो भी वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि काउंटिंग जो है ना वो सही तरीके से चल रही है, गलत तो नहीं गिना जा रहा है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर वोट्स मिलती है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको हम ये बता देते हैं कि भाई वो इलेक्ट हो गया है, यहाँ से क्या हो गया है, यही हमारा एमपी बनेगा। और जनरल इलेक्शंस में यही होता है कि वोटिंग जो होती है ना वो सेम टाइम पे होती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा हो रही, कहीं कम हो रही, किसी की ज़्यादा हो रही, किसी की कम हो रही, और सेम डे होती हैं। ऐसा नहीं कि आधी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट पहले, आधी कॉन्स्टिट्यूंसी का बाद में, सेम डे होते हैं। जितने भी टेलीविज़न टीवी चैनल्स होते हैं या फिर रेडियो होते हैं और या न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सारी इन सब चीज़ों की जो है रिपोर्टिंग करते रहते हैं प्रॉपरली टाइम टू टाइम। और लगभग कुछ ही घंटों में क्या होते हैं ना, रिजल्ट्स जो होते हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और हाँ, ये क्लियर हो जाता है जब सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि अब हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन बनेगी या बनेगा हमारे लिए हमारा पीएम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस आपको अपने से करनी है, आपकी अपनी प्रोग्रेस भाई आप खुद चेक कर लो। ठीक है, और अगर नहीं चेक कर पाते हो तो हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करते हैं, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ऐसा क्या है जो इंडिया में क्या है इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। तो पहले हमने बहुत ही सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में सुने हुए हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन्स में हमेशा इस चीज़ के एलिगेशंस, इल्ज़ाम आते हैं कि जो रिपोर्ट्स है ना वो क्या है इन सारी चीज़ों पे, जैसे इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। तो हम क्या किया है ना कि ऐसे हमें न्यूज़ सुनने को आती है कि बहुत सारे जो गलत नाम के लोगों हैं ना उनको भी क्या किया गया है, वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया, और जिनके जेन्युइन नेम्स है ना, सही नाम है ना, उनको वोटर लिस्ट से क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उनका मिसयूज़ किया गया है। जो पार्टी गवर्नमेंट में है उन्होंने
मतलब कुछ तो किया है जिसकी वजह से ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, जो रूल कर रही है पार्टी, उसी ने कुछ किया है और वोटर्स को भड़काया है। भड़काया क्या मतलब अपनी तरफ कर लिया है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ किया है किसने, रिच पार्टीज़ ने या रिच कैंडिडेट्स ने। बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं तो उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। या फिर डराया धमकाया है वोटर्स को, रिगिंग बाय द पोलिंग डे, तो इन्होंने क्या किया है ना, रिगिंग की है, पोलिंग डे पे जाके उनको धमकाया है या फिर बूथ कैप्चरिंग टाइप की चीज़ें की है। मैनी ऑफ दीज रिपोर्टर्स आर करेक्ट, तो ये बहुत सारी चीज़ें ना सही भी होती हैं। हम लोग बहुत उदास होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं जब हम ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन किस्मत की है बात ये है, फॉर्चुनेटली ये ना बहुत ही लार्ज स्केल पे नहीं है, ठीक है। तो डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शंस, ताकि ये किसी को हरा दे, जो इलेक्शंस हमारी जो व्यवस्था बना रहे हैं। और ये है ना कि बेसिक क्वेश्चंस, एक बेसिक क्वेश्चन है, उसके थ्रू ये कह सकते हैं कि हम लार्ज स्केल पे नहीं है कि क्या एक पार्टी जीत सकती है कि अगर ये पॉपुलर नहीं है बट थ्रू इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि वो पार्टी फेमस नहीं है लेकिन सिर्फ जो ये खराब हरकतें होती हैं जिसमें अनफेयर मीन्स के थ्रू चुनाव जीता, तो क्या उसके थ्रू ये चुनाव जीत सकती है? तो नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वाइटल क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, हम लोग इसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं, जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में। पहले तो हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सी आज़ाद सी इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो एक बहुत ही साधारण तरीका है कि इलेक्शन फेयर है कि नहीं, कौन, ये सबसे पहले जानना है कि इलेक्शन करवाता कौन है। तो क्या वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस द प्रेशराइज देम, क्या उनके ऊपर रूल कर सकती है, क्या गवर्नमेंट उनके ऊपर रूल कर सकती है या उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है कि भाई आप हम ही को जिताना। तो डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या इनके पास इतनी पावर होती है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा पाएँ? क्या वो अपनी पावर्स का सच में यूज़ करते हैं? तो हाँ, आंसर है इस सारे क्वेश्चंस का बहुत ही पॉजिटिव आंसर है हमारी कंट्री के लिए। और वो क्या है कि हमारी जो कंट्री में इलेक्शंस होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं होती है। और बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन है हमारा। लगभग ये ना उतनी ही इंडिपेंडेंस, इतनी ही आज़ादी इसको मिली है जितनी हमारी जुडिशरी को एंजॉय है। मतलब हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में ना जजेस के ऊपर या फिर जुडिशरी जो होती है ना, उसके ऊपर किसी की नहीं चलती, मतलब गवर्नमेंट भी उससे बहुत ज़्यादा डरती है। तो सेम चीज़ें हैं कि जैसे ही वो इलेक्शन कमीशन है वैसे ही जुडिशरी की तरह वो भी है, बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिन्हें हम CEC कहते हैं। तो ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। गवर्नमेंट जो PM होता है, जो वहाँ से बन के आता है, कहाँ से कह सकते हैं हम, लोकसभा से MPs वगैरह, जो डायरेक्ट इलेक्शन है, तो इससे इसका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन एक बार अपॉइंट किए जाते हैं ना, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये प्रेसिडेंट के तरफ भी आंसरेबल नहीं होते। प्रेसिडेंट को फिर भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट को जवाब देने की ज़रूरत होती है। अगर रूलिंग पार्टी चाहे ना, गवर्नमेंट, तो भी वो क्या करते हैं, वो कमीशन, मतलब ऐसा चाहे कि जो कमीशन से ऐसा करवा ले, तो वो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जो वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि किसी भी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सके। एक बार वो बन गया तो अपना टर्म कंप्लीट करेगा या फिर वो खुद रिज़ाइन करेगा, तभी वो वहाँ से जाएगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है उसे रिमूव करने का। तो बहुत ही फ्यू इलेक्शन कमीशंस हैं वर्ल्ड में जिनकी इतनी वाइड रेंजिंग है पावर्स की, इतनी ज़्यादा उनके पास पावर है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग, बहुत कम लोगों के पास इतनी ज़्यादा पावर है। इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है सारे एस्पेक्ट्स पे, कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, अनाउंसमेंट के साथ साथ कि हाँ इलेक्शंस होंगे, और जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है, तब तक वो सारे जो है कंट्रोल्स को फॉलो करता है। और ये इम्प्लीमेंट करवाता है, लागू करवाता है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब अगर कोई कुछ इधर उधर छेड़खानी किया अपना जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो तुरंत उसके लिए क्या कर देती है, इसको पनिश कर देती है, ठीक, सजा मिल जाती है। और अब जो भी इसका क्या करता है, वायलेट करता है या भी जो भी उल्लंघन करता है, उसको उसकी सजा मिल जाती है, दे देता है ये।
ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। और अगर इलेक्शंस चल रहे होते हैं ना, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा होता है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोलता है, जैसे कि मिस यूज गवर्नमेंटल पावर, ताकि वो क्या करे ना, जो गवर्नमेंट है अपनी गवर्नमेंटल पावर का मिस यूज ना करे, और इससे क्या हो जाए, जो बढ़ जाए चांसेस उनकी जीतने की, और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफर करने से। तो एक इलेक्शन ड्यूटी पे ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। तो जो इलेक्शन ड्यूटी है ना, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उस टाइम पे, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर वर्क कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर नहीं वर्क कर रहे होते, चाहे वो डीएम हो, चाहे तुम्हारा एसडीएम हो, चाहे जो भी हो भाई उस टाइम पे ना, क्योंकि बस एक नाम मात्र की गवर्नमेंट रह जाती है। जैसे अनाउंस होता है ना इलेक्शन, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बस नाम मात्र की है। अब जब तक दूसरी गवर्नमेंट नहीं बनती है, या फिर वही गवर्नमेंट दोबारा नहीं बन जाती है, तब तक उसके पास कोई पावर नहीं आती है। सब लोग किसके अंडर में रहते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहते हैं। और लगभग पिछले 25 सालों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने ना लगभग जितनी भी पावर है उसको अपनी एक्सपैंड कर ली है। अब बहुत ही कॉमन चीज़ है ये इलेक्शन कमीशन के लिए कि रेप्रिमांड कर दे, डांट दे गवर्नमेंट को, झिझकार दे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दियर लैप्सेस। अगर वो कोई भी इधर उधर का काम करती हैं तो उनको वो डांट झटकार पड़ जाती है। जब इलेक्शन ऑफिशियल्स आते हैं अपनी ओपिनियन के लिए, पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और इवन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे ऑर्डर अ रीपोल। और अगर कहीं ऐसा समझ में आता है कि हाँ यहाँ से छेड़खानी हुई है, यहाँ पे इस तरीके की बूथ कैप्चरिंग है, बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो भाई मैं दोबारा रिपोल करवा दूंगा यहाँ पे, अगर ऐसी बातें हैं तो। जैसे रूलिंग पार्टीज़ हैं वो कहती हैं, उनको नहीं पसंद आता कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, लेकिन उनको बस क्या करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, दे हैव टू बी ओबे। और दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इन द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। और ये कभी नहीं पॉसिबल हो पाता अगर ईसी इतना ज़्यादा क्या होता, पावरफुल नहीं होता, इतना ज़्यादा आज़ाद नहीं होता। वंस अगेन इट्स योर प्रोग्रेस। ठीक है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करें तो अनदर वे, अगर हम बात करें कि हाँ जो हमारा ये डेमोक्रेसी है, दूसरा वे है चेक करने के लिए कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे पीपल पार्टिसिपेट करते हैं एंथुसियाज्म के साथ, है ना, जो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। तो इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, अगर वो फ्री नहीं होता, फेयर नहीं होता, तो पीपल क्यों आते इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इस एक्सरसाइज में। अब इस चार्ट को पढ़ते हैं और कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं कि पार्टिसिपेशन क्या है इंडिया में। तो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ग्राफ है, किसका है, इंडिया वाला ब्लू से है और यूके वाला इसका है। तो यूके में तो जो है वो घट रहा है, फिर घटा, फिर थोड़ा सा बढ़ा सबसे पहले, लेकिन इंडिया में क्या है ना, पहले ये बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ा सा बीच में डाउन हुआ था, और फिर क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होते होते फिर ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पार्टिसिपेशन है। तो पीपल का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन का, लगभग टर्नआउट फिगर्स है। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। ऐसे एलिजिबल का है जिसका, जो एलिजिबल भी हैं और एक्चुअल में क्या करते हैं ना, वोट भी देते हैं। लगभग 50 सालों से ये जो टर्न आउट है ना, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे घटा है, डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इंडिया में ना टर्न आउट आइदर रिमेंडेड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। या तो वो स्टेबल है, 1-2% नीचे गया है, या फिर वो क्या है ना कि ऊपर ही गया है। तो इंडिया में कुछ लोग क्या हैं, पुअर हैं, गरीब हैं, इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन पीपल जो है ना वो वोट लार्जर प्रोपोर्शन में करते हैं एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। जो रिच वाले हैं, जो ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं, जो प्रिविलेज्ड वाले हैं, वो उतना वोट नहीं करते। अपने यहाँ पुअर और इलिटरेट लोग ज़्यादा वोट करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, तो पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस दैन द रिच एंड द वाइट पीपल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ये लोग, जो यहाँ पे रिच लोग हैं, वो लोग ज़्यादा वोट करते हैं इन लोग के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा हमने देख ही लिया, यहाँ पर लिखा हुआ था, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये फोर्थ है, तो थर्ड यहाँ पर है। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस। तो यहाँ पे इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा पीपल है जो इंडिया को अटैच करते हैं। ये फील करते हैं कि इलेक्शंस ना प्रेशर ला सकता है किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको सोच समझ कर अडॉप्ट करें, प्रोग्राम्स भी हैं जो वो सोच समझ कर चलाएँ, एकदम फेवरेबल हों।
ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल हों। और दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। उनकी जो पीपल है जो वोट कर रहे हैं वो उनको ये भी फील होता है कि जो वो वोट कर रहे हैं ना वो एक्चुअल में कंट्री को रन करवाने में क्या कर रहा है, कंट्री को चलाने में मदद कर रहा है। और अगर ये ऊपर देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक दिखाई दे जाएगा ग्राफ जिसमें वोटर टर्नआउट दिया है, सोशल ग्रुप्स के द्वारा क्या है वोटर टर्नआउट्स दिए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया में क्या है ना बढ़ रहा है, अपर कास्ट बल्कि बेचारे कम हैं, ओबीसी थोड़े से ज़्यादा हैं, एससी उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा एसटीज कर रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो वाइट है ना वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, फिर ब्लैक उससे कम कर रहे हैं और हिस्पैनिक तो बिल्कुल ही कम कर रहे हैं वोटिंग। तो ये क्या है, यूएस की बात हो गई। और यहाँ पर देखा हमने इंडिया का केस। यहाँ पे क्या होता है ना, रिच पीपल बल्कि कम करते हैं, बल्कि पुअर पीपल ज़्यादा करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वाले लोग ज़्यादा करते हैं। The interest of voters in elections related activities has been increasing over the years। तो जो इंटरेस्ट है वो पिछले सालों से काफ़ी बढ़ रहा है। और लगभग 2004 का जब इलेक्शन हुआ था ना तो लगभग 1/3 से ज़्यादा लोगों ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो थी ना उसमें ये लोग गए थे। और लगभग आधे से ज़्यादा पीपल ना अपने आप को एक अदर पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्लोज बताते थे। 1 out of every 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर लगभग 7 लोग हैं तो 7 में से कोई एक ना एक क्या हुआ, किसी पार्टी का मेंबर जरूर होता है। और दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, जो कोई भी इलेक्शन रिलेटेड पार्टी में या फिर होता नहीं है कि कोई सा भी काम हो, कोई भी इलेक्शन कैंपेन वगैरह हो, अगर आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो ये है। तो जैसे कि 1996 में हुआ था तो ये खाली 8 तक था, अभी ये 32 पे चला गया है। ठीक है, और हाँ आगे देखते हैं। थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो हैज़ इफेक्ट, हैज़ नो इफेक्ट। कैसे लोग सोचते हैं कि उनका जो वोट है ना वो कोई एक परिवर्तन लाएगा। हैज़ इफेक्ट, ये 67% लोग तो ये सोचते हैं कि जो उनका वोट है ना वो कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा। 18% लोग सोचते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 15% लोगों को पता ही नहीं कि वो वोट करेंगे तो होगा क्या, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, अच्छा ठीक है इलेक्शंस करवाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्सेप्टेंस कितनी है, लोग इसको मानते कितना है। तो एक फाइनल टेस्ट है कि फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन इन द आउटकम इटसेल्फ। तो जितना आता है ना उसके बारे में क्या होता है कि इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होते तो हमेशा जो आउटकम है ना वो किसके पास आता है, जो पावरफुल है या जो रूलिंग पार्टी है उसकी ही तरफ से हमेशा क्या आता है, इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं। इस सिचुएशन की बात करें तो जो रूलिंग पार्टीज है ना वो कभी इलेक्शन ही नहीं हारती। जैसे कि हमेशा क्या होता है, लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। तो ये क्या करती है, वो कभी मानती ही नहीं कि भाई हम हार गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे। लेकिन इंडिया के इलेक्शन खुद ही जो आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, वो खुद ही इस बात को प्रूफ देते हैं कि वो फ्री एंड फेयर हुए हैं। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। कई बार जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली मतलब हारना ही हारना है कुछ सालों बाद उसको, बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। In fact, every 2 of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost। लगभग पिछले 25 सालों की बात करें तो ऐसा ही हो रहा था कि जो रूलिंग पार्टी है वो हार जा रही थी। जैसे यूएस है, इनकम्बेंट यानी एक सिटिंग में है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेज एंड इलेक्शन। लेकिन यूएस में देखोगे ना तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि जो सिटिंग में है यानी जो पार्टी रूल कर रही है वो हारे इलेक्शंस को। लेकिन इंडिया में लगभग आधे से ज़्यादा जो एमपी है ना या एमएलए हैं वो इलेक्शंस हार जाते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, जो जिनसे कहा जाता है कि वो बहुत सारी वोट्स खरीद लेते हैं, तो उनको क्रिमिनल कनेक्शंस है ना जिनकी ज़्यादा, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, हार जाते हैं इलेक्शंस। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट। तो सब जगह कहाँ पे है ना लोगों का निर्णय लिया जाता है। जो डिफीटेड पार्टी होती है वो कहती क्या है कि ये लोगों का निर्णय था, ठीक है कोई बात नहीं, हम अगली बार क्या करते हैं ट्राई करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक कार्टून भी बना है जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सब लोग थे और यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे ही क्या कर दिया, खुलासा कर दिया इस चीज़ का।
चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब चैलेंजेस क्या आते हैं इन लोगों को लेके, तो ये सारी चीज़ें हैं ना सिंपल कंक्लूजन पे आते हैं कि इलेक्शन में जो होते हैं इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा फ्री एंड फेयर होते हैं। पार्टी जीतती है इलेक्शंस, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज दो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स। ठीक, अपने प्रतिद्वंदी के हिसाब से ये इसको चुनते हैं लोग जो हैं गवर्नमेंट को। तो ये सही नहीं है एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। कुछ जो कैंडिडेट्स हैं ना वो बहुत ही प्योरली लड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स। तो कुछ हैं कैंडिडेट्स हैं जो किसके बल पे लड़ते हैं, मनी पावर के दम पे लड़ते हैं या फिर अनफेयर मीन्स के दम पे लड़ते हैं। लेकिन जो निर्णय है ना ओवरऑल वर्डिक्ट आता है वो एक जनरल इलेक्शन में वो पॉपुलर प्रेफरेंस के ऊपर ही आता है। मतलब पैसे उतना ज़्यादा नहीं चलता है, अगर आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। लगभग फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर। कुछ ही 60 सालों की बात करें पिछले, तो कुछ ही ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो मनी और अनफेयर प्रैक्टिसेस के दम पे क्या बने हैं, यहाँ पर जो है लीडर बने हैं, रिप्रेजेंटेटिव बने हैं हमारी कंट्री में। तो यही वो चीज़ है जो कि इंडियन को इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। बेचारे अगर मनी पावर के दम पे लड़ते हैं तो भी वो हार जाते हैं। तो अगर हम पिक्चर क्या कर सकते हैं देखें तो ये डिफरेंट हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा गहरे क्वेश्चंस पूछें। अब पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या जो पीपल की लोग हैं वो रियल नॉलेज पे होती है, क्या सही में जानकारी होती है उन्हें, क्या जो वोटर्स हैं वो सच में एक उनको रियल चॉइस, अच्छी चॉइस मिल रही है। इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए है ये चीज़ें। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस, क्या एक आम आदमी जो है वो रख सकता है उम्मीद कि वो जीतेगा। क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस टू आवर इंटेंशन, दीज इंक्लूड्स। तो ये जो इस टाइप के वो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस है ना बहुत सारे चैलेंजेस को दिखाई देता है हमारे यहाँ, और इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। जिसमें कि हमारा क्या है कि पहला है कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory but they do enjoy a big and unfair advantage of over smaller parties and independents। तो कैंडिडेट्स जिसमें पार्टीज क्या है ना मनी ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, नॉट बी जो हाँ वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल कनेक्शन नहीं होता है उनके पास में, तो ये अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। तो भाई अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होते क्रिमिनल कलेक्शन है, तो जो अदर पार्टीज हैं उनके लोगों को वो बाहर कर दे, मतलब रेस में ही नहीं आने देते हैं, ताकि क्या करें ना वो टिकट मिल जाए उनको, किससे, पार्टी से। जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनसे वो लोग टिकट ले लेते हैं। तो जो आम नागरिक है बेचारों को टिकट ही नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलने की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने की वजह से वो बेचारे लड़ नहीं पाते हैं इलेक्शन। और कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्हें डोमिनेट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोमिनेट कर दिया है, जैसे कि उनको टिकट्स किसको देने, खाली रिलेटिव्स को देने या फैमिलीज़ मेम्बर को। जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं वो टिकट किसको देते हैं, तो खाली अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बहुत ही जो है आम जनता को मिलता है इस तरीके का। मेजर पार्टीज आर quite similar to each other both in policies and practice। तो मेजर पार्टीज बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत उनके एजेंडाज भी आजकल बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। स्मॉलर पार्टी जो छोटी पार्टी है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर है यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जब भी कोई छोटा इंसान चाहता है कि एक आम इंसान चाहता है कि मैं अपनी पार्टीज बना के अपने से लड़ूँ, तो भाई वहाँ बड़ी बड़ी पार्टीज रहती है और लोगों को अक्सर करके बड़ी पार्टीज़ को जिताना होता है, दैट्स वाई वो नहीं कर पाते। तो ये अभी भी चैलेंजेस हैं कुछ इंडिया में इलेक्शन के दौरान में, और बहुत सारी डेमोक्रेसी बनाने में पूरी जो डेमोक्रेसी है। लेकिन ये जो गहरे जो इश्यूज़ हैं ना आर मैटर ऑफ कंसर्न, इस पे चिंता जतानी चाहिए जो डेमोक्रेसी करते हैं, किसमें बिलीव रखते हैं डेमोक्रेसी में। दैट इज़ वाइट सिटीजन, सोशल एक्टिविटिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिवाइडिंग रिफॉर्म्स इन अवर इलेक्टोरल सिस्टम्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो नागरिक हैं, जो सोशल एक्टिविटिस्ट, समाज सुधारक हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म होने चाहिए, सुधार होने चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, क्या आप कुछ इस तरीके के रिफॉर्म सुधार के बारे में सोच सकते हैं? क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस चुनाव में? ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको किस टाइप के चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है,
और यहाँ पे आप प्रोग्रेस को चेक करिए। हमने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया है, और फिर आगे भी हम ये बताएंगे कि जितने भी चेक योर प्रोग्रेस है, पहले तो आप इसे खुद से करने का ट्राई करें, और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो एक सेपरेट वीडियो होगी इन सारी चीज़ों पर भी, इन सारे टॉपिक्स पर भी, जिसमें आप ईजिली क्या कर पाएंगे ना, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको रियलिटी में चेक कर पाएंगे। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक ऐसा सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो ही करना होता है, या फिर जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको इलेक्शन टाइम पे क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, तो एक जोग्राफिकल एरिया होता है जो कि अपने वोटर्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। जो लेजिस्लेटिव बॉडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वोटर्स जो कि एक जोग्राफिकल एरिया में है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। इनकम्बेंट क्या होता है, तो एक करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, जो पॉलिटिकल ऑफिस को अभी करंट में होल्ड कर रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनकम्बेंट कहते हैं। यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर्स इन इलेक्शंस बिटवीन द इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम। ये होती है चॉइस होती है वोटर्स के लिए, जब इनकम्बेंट होती है तो पार्टी या कैंडिडेट जो भी उनको क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है या उनके विपरीत में होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें सारी की सारी जो पार्टीज़ हैं और कैंडिडेट्स हैं ना, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि वो वोट्स के लिए इक्वल तरीके से अपील कर पाएँ और इलेक्शन कैंपेन्स चला पाएँ। रिगिंग क्या होता है, फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस, ठीक, जो बेकार की अनफेयर मीन्स वाली प्रैक्टिसेस होती हैं या फर्जीवाड़ा होता है, एक पार्टी द्वारा किया जाता है, एक कैंडिडेट द्वारा किया जाता है ताकि उसकी वोट्स बढ़ जाएं। जैसे कि इसको इन स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय अ फ्यू पर्सन्स यूजिंग द वोट्स ऑफ अदर्स, कुछ लोग की वोट्स को अपने वोट में डाल देना। रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन, एक ही सेम पर्सन से बहुत सारी वोट्स को रिकॉर्ड करवा लेना, या फिर उसको रिश्वत दे देना। कोर्सिंग पोलिंग ऑफिसर्स टू फेवर अ कैंडिडेट्स, एक किसी पोलिंग ऑफिसर पे ये ज़बरदस्ती का वो दबाव बनाना कि आप फेवर करो उस कैंडिडेट को। टर्न आउट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन, जो ऐसे जो एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि अपने वोट्स को कास्ट करते हैं इलेक्शन में। ठीक है, होप आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, और तब तक के लिए आपको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और हाँ, चैप्टर्स को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक आध दो बार अगर आप रीड करते हैं और इस तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आपको होपफुली कि आप जितने भी आंसर्स लिखोगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से वो याद होंगे। याद क्या, मतलब एक आध दो बार रीडिंग पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप उसको राइट करने में काफ़ी अच्छे होंगे, आपको वोकैब्स मिल जाएंगे, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, तो इससे आपकी जो राइटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी। सो आप ये वीडियो देखिए एंड रिप्ले भी कर सकते हैं आप फिर, और चलिए फिर बाय बाय।